निम्मी अपनी सास को डांटते हुए कहती है, सासू माँ यह क्या, इतनी रोटियां क्यों बना दी? आपको तो कुछ समझ में ही नहीं आता। अब यह सारी बर्बाद होंगी। कुछ तो सोचा होता। इस भीड़ भाड़ में कौन खाएगा यह रोटियां? एक सांस में बोल गई निम्मी। अपनी बहू से इतनी बातें सुनकर बस हाथ रोककर खड़ी हो गई रानू जी। आंखों में पानी आ गया। खुद को संयत करके बोली, अरे बेटा, कई दिनों से दोनों दामाद बाबू और नीलेश भी रोटी के लिए पूछ रहे थे। वह जो रसोईया आया है ना, रोटी नहीं बनाता, पूरी तल देता है। तो मैंने सोचा खुद ही बच्चों के लिए रोटियां बना देती हूँ। घबराते हुए सी रानो जी बोली। तो निम्मी फिर बोल पड़ी, माँ अब बस करिए, कल पोते का उपनयन संस्कार है। पूजा की तैयारी नहीं देख रही, बस पेट पूजा ही देखिए। बहू की कड़वी बातें सुनकर रानो जी की आंखों में आंसू आ गए और वह सावन की तरह बरसने लगे। अपने आंचल से झटपट आंखों को पोंछकर कमरे में चली गई कि कोई रिश्तेदार न देख ले। अपने कमरे में पहुंची, हाथ में आटा लगा ही हुआ था, जैसे कोई सूध न हो। जाने क्यों हाथों को उलट पुलट कर देखने लगी और देखते देखते कब अतीत की गहराइयों में डूब गई, पता ही नहीं चला। यह वही हाथ है ना, और यह वही आटा है जिसके लिए सिलाई कर करके उंगलियां टेढ़ी हो जाती थी। कपड़ों की तुरपाई करते करते उंगलियों में छेद हो जाते थे। पति की रोड दुर्घटना में मृत्यु के बाद कैसे तीनों बच्चों को लेकर अनाथ सी हो गई थी। ससुराल में दो नंदे थी जो ब्याह के ससुराल चली गई थी। सास ससुर पहले ही ईश्वर को प्यारे हो गए थे। बहुत पढ़ी लिखी भी नहीं थी। हाथ में सिलाई का हुनर था। बस बच्चों के मुरझाए चेहरे देखकर विधाता के प्रहार को भूलकर लग गई अपनी तकदीर के खुले फटे चिथड़ों को सिलने में। शुरू शुरू में मोहल्ले के लोगों के कपड़े सिलने शुरू किया। धीरे धीरे काम अच्छा चलने लगा, लेकिन हाथ घायल हो गए। लेकिन उस घाव ने इतना दर्द नहीं दिया कभी, जितना कि बहू की बातों ने दे दिया। इस सिलाई के दम पर बच्चों को पाला। सिलाई करने के बाद जब बच्चों के लिए रोटियां बनाती तो आटा तक नहीं गूंद पाती। बेटी से कहती थी। फिर जब रोटियां बनती, तीनों बच्चे बड़े मजे से खाते। खासकर नीलेश कहता, माँ तुम्हारे हाथों की रोटियां कितनी मीठी होती हैं, मन करता है यूं ही खा जाऊं सारी। अपने इन्हीं हाथों से अपने बच्चों को पाला। सिलाई तब तक करती रही जब तक नीलेश को अच्छी सरकारी नौकरी न मिल गई। नीलेश ने मेरे दूध का कर्ज तो बहनों को औकात से ज्यादा बड़े घरों में ब्याह कर चुका दिया। भगवान उसके जैसा बेटा सभी को दे। लेकिन जाने क्यों आज बहू की बातें दिल को इतना दर्द दे गई। शायद रोटी की बात थी, शायद माँ और बच्चे की भूख के रिश्ते की बात थी, शायद उन मजबूरियों की याद दिला गई जब बिना एक कमीज सिले रोटी का एक निवाला अपने बच्चों के मुंह में नहीं डाल पाती थी। शायद और शायद और शायद न जाने कितना सोचती चली गई। तभी अचानक से अपने बेटे की आवाज सुनी, माँ, माँ, माँ कहाँ हो आप? नीलेश की पुकार से माँ अतीत की गहराइयों से निकल आई। हाँ बेटा, यहाँ हूँ, और कहते हुए झटपट अपने आंसू पोंछ लिए। माँ आज रोटी आपने बनाई थी ना, बहुत मीठी थी। हाँ माँ, सच में बहुत मीठी थी। उनके दोनों दामाद भी कमरे में घुसते हुए बोल पड़ी। रानू जी मुस्कुराने लगी और बोली, नीलेश तुम्हें कैसे पता चला कि रोटियां मैंने बनाई हैं? माँ, उन रोटियों की मिठास से। उतनी मीठी रोटियां बस मेरी माँ ही बना सकती है। रानू जी का सारा दर्द जैसे गायब हो गया। जिसने मेरी तपस्या देखी, कम से कम उसे तो उसका एहसास है, फिर क्यों दुखी होना? नीलेश के माथे को सहलाते हुए बोली, तुम सब खुश रहो, बस यही चाहती हूँ। और सभी खिलखिला उठे। अभी घर में रस्मों रिवाजों का सिलसिला शुरू हुआ था। तभी निम्मी की माँ और भाभी आई। निम्मी अपनी माँ को लेकर कमरे में गई। कमरे में निम्मी की माँ ने बैग से लड्डू निकाल कर दिए, जिसे देख निम्मी खुशल से उछल पड़ी।
लेकिन देखा माँ की आंखों में आंसू थे। जिस जिद करके निम्मी ने माँ से पूछा तो वह बोली, बेटा कल तुम्हारे भाई से कहकर लड्डू के लिए सामान मंगवाया था, तो तुम्हारी भाभी ने कितना सुनाया। कहने लगी, आपको जब देखो खाना बनाने का शौक लगा रहता है। राम नाम का जाप किया करो माँ जी, कितना कुछ ढो के ले जाओगी अपनी बेटी के लिए। इतना कहते बेटी के सामने फवक फवक कर रो पड़ी। निम्मी धम से बिस्तर पर बैठ गई। लगा जैसे किसी ने खींच के तमाचा मार दिया था। अभी सुबह ही तो उसने अपनी सासू माँ से यही सब बोला था, उसे काटो तो खून नहीं। यही निम्मी की हालात थे। तभी रानो जी अपनी समधन से मिलने आई। दोनों बड़े प्यार से मिली। निम्मी देख रही थी, सुबह की बात की एक रेखा भी उसकी सास के माथे पर नहीं थी। अचानक वह सासू माँ के पैरों में गिर पड़ी और सुबह की बात के लिए माफी मांगी। और यह माफी क्यों मांग रही है, ईमानदारी के साथ उसने वह अपनी माँ को भी बताया। हाँ माँ, मुझे माफ कर दीजिए। अब मुझे एहसास हो गया जब मेरी माँ के साथ भी वही सब हुआ। दोनों माओ ने एक साथ निम्मी के सिर पर हाथ रखा और रानो ने निम्मी को उठाकर गले से लगाया और बोली, बेटा हम बुजुर्ग हो गए हैं, लेकिन अभी भी हम बच्चों को भला ही सोचते हैं। आज हम थक चुके हैं, शरीर साथ नहीं दे रहा, लेकिन अभी भी दिल में तुम्हारी पसंद का खाना बनाने और प्यार से परोसने को जी मचल जाता है। तभी नीलेश आया और बोल पड़ा, अरे आज चलो सब भाई, पंडित जी बुला रहे हैं, रस्मों का समय हो रहा है। सभी मुस्कुराते हुए उठे। नीलेश ने माँ को देखा। उनकी आंखों में एक प्यारी सी चमक थी जो पहले नहीं थी। जो भी बहुएं और सास मेरी कहानी को सुन रहे हैं, इस बात को ध्यान रखें कि वह दोनों ही औरत एक दूसरे का सम्मान करें। जब घर की औरतें आपस में सम्मान से रहते हैं, तभी घर के बाकी सदस्य और रिश्तेदार भी उनका सम्मान करते हैं। जैसा अपनी माँ को माँ समझती हैं, वैसे ही अपनी सास को भी माँ समझें। और जो सास हैं, उनसे भी मेरा अनुरोध है कि वह भी अपनी बहू को अपनी बेटियों की तरह अपनाएं। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। कैसी लगी आपको कहानी, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद। फिर मिलूंगी आपसे किसी ऐसी ही पारिवारिक कहानी में।